बारे में आज हम करेंगे। इससे पहले हम न्यूट्रिशन के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद विटामिन के बारे में पढ़ा था और आज हम लास्ट इसमें मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए जो मिनरल्स होते हैं वो भी दो तरह से इसको हम देख सकते हैं। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं हमारे माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल्स हमने न्यूट्रिएंट्स में भी पढ़ा था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी मैक्रो मिनरल्स भी हमारे क्या होते हैं जो कि हमारे शरीर में ज्यादा पाए जाते हैं। मेजर मिनरल भी इनको बोल सकते हैं, मेजर एंड माइनर भी बोल सकते हैं इनको, मेजर एंड माइनर मिनरल्स या मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो यानी जो कम मात्रा में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम, ये सारे हमारे मैक्रो के अंदर मेजर मिनरल्स के अंदर आते हैं। और माइनर मिनरल्स के अंदर जैसे कॉपर है, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, मैग्नीज, सेलेनियम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम, फ्लोरीन। तो ये सारे हमारे माइनर मिनरल्स हैं। कई बार इनको मैक्रो एलिमेंट भी बोला जाता है, एलिमेंट के नाम से भी कई जगह आपने देखा होगा। मैक्रो एलिमेंट टर्म भी आपको सुनने को मिली होगी या फिर माइक्रो एलिमेंट। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार पूछा जाता है मैक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट या फिर मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट। तो एलिमेंट्स जो रहते हैं मिनरल्स के अंदर ये आते हैं। तो आगे हम इनको वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले है कैल्शियम। अब कैल्शियम देखिए, सबसे ज्यादा जितने भी मिनरल्स हमारे बॉडी में रहते हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो कैल्शियम की रहती है। और ज्यादातर कैल्शियम हमारे बॉडी में कहाँ पर रहता है? बोन्स एंड टीथ के अंदर रहता है। दांतों और हमारी हड्डियों के अंदर सबसे ज्यादा जो कैल्शियम रहता है। और जो कैल्शियम रहता है ये हमारे शरीर में क्यों इम्पोर्टेंट होता है? हमारी बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है, उनकी फॉर्मेशन के लिए, उनको बनाने के लिए, हमारे दांतों और हड्डियों को बनाने का काम करते हैं। और जो बोन्स हमारी डैमेज होती है, जो मसल डैमेज होती है, उनको ठीक करने में भी कैल्शियम जो है वो हेल्प करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में यानी जो मांसपेशियों को सिकुड़ने और फैलने में भी मदद करता है कैल्शियम। और इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त को जमने में, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, यानी घाव को जल्दी भरने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें कैल्शियम का काम है हमारी बॉडी के अंदर। और इसके सोर्सेज कौन से होते हैं कैल्शियम के? तो हमारे दूध में, हरी सब्जियों में, एलमंड के अंदर, एग के अंदर, फिश, ठीक है, दालों के अंदर, पल्स के अंदर, इन सब चीजों में हमारे कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दूध के अंदर सबसे ज्यादा देखिए हमारे कैल्शियम पाया जाता है, या अंडे के अंदर। तो ये सब चीजें हैं कैल्शियम के सोर्सेज। और इसकी कमी से कौन सी रोग हो सकते हैं? तो इसकी कमी से जो है वो विकास है बॉडी का, वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। जो हड्डियां हैं हमारी ठीक ठीक तरीके से विकसित नहीं हो पाती है, डेवलप नहीं हो पाती है। तो पूरी तरह से वो विकसित नहीं हो पाती है, कमजोर रह जाती है। तो जल्दी ही टूटने वाली हो जाती है, कमजोर रह जाती है हड्डियां। और बच्चों के अंदर अगर इसकी कमी होती है तो जो हाथ और पैरों की हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसको ही हम रिकेटस बोलते हैं। यानी इसकी कमी से क्या रिकेटस नामक रोग हो जाता है। तो बच्चों के अंदर अगर हड्डियां जो कमजोर रह जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो रिकेटस रोग उसको बोलते हैं। तो बच्चों के अंदर होता है। और अगर बड़ों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो उसको ऑस्टोमलेशिया नामक रोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्टोमलेशिया किसके अंदर है? बड़ों के अंदर होता है, जिसमें जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत नहीं होती हैं, जो अपने आप ही कैसी होती है? कमजोर होती है, घुलने लगती हैं। तो विटामिन डी के अंदर भी हमने पढ़ा था ऑस्टोमलेशिया और रिकेटस रोग हो जाता है। अब क्योंकि विटामिन डी की कमी अगर शरीर में होती है तो हमारे जो खाने से हमें कैल्शियम होता है उसका निर्माण नहीं हो पाता है, उस नहीं बन पाता है। तो विटामिन डी कैल्शियम के लिए भी जरूरी रहता है।
फिर आगे है फास्फोरस। अब कैल्शियम के बाद जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है फास्फोरस। यानी सबसे ज़्यादा कैल्शियम और उसके बाद क्या है, फास्फोरस पाया जाता है। और ये कैल्शियम के साथ मिलकर ही काम करता है, हमारे हड्डियों और दांतों का निर्माण करने में हेल्प करता है। किसके साथ मिलकर? कैल्शियम के साथ मिलकर ये काम करता है हमारी हड्डियों और दांतों की फॉर्मेशन में। और ये हमारे डीएनए, आरएनए, एटीपी के लिए भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये जो है वो डीएनए, आरएनए, एटीपी और फॉस्फोलिपिड के लिए जो है वो फॉस्फेट के की तरह ये काम करता है, फॉस्फेट के रूप में ये काम करता है। तो फास्फोरस का मेन काम यही है, कैल्शियम के साथ मिलकर ये हड्डियों के निर्माण में, दांतों के निर्माण में ये काम करता है। और इसके अलावा जो है वो पाचन में भी हेल्प करता है, और ऊर्जा बनाने में भी ये हेल्प करता है। तो इसके सोर्सेज की बात करें तो ये हमारे दूध में, हमारे बटर, फिश, मीट, एग, यॉर्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्स, राइस एटसेट्रा, इन सब चीजों में पाया जाता है फास्फोरस। और इसकी कमी अगर शरीर में हो जाती है तो डेवलपमेंट जो है बॉडी की वो रुक जाती है, विकास सही तरीके से नहीं होता है, शारीरिक वृद्धि जो है वो कम हो जाती है, और मानसिक वृद्धि भी इसमें रुक जाती है। तो इस तरह से पूरी ओवरऑल जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो इसमें नहीं होता है सही तरीके से। और अगर कैल्शियम और फास्फोरस के बीच में संतुलन नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, उसको ऑस्टोपोरोसिस बोला जाता है। तो ये रोग होने की संभावना होती है कब? जब यहाँ पर फास्फोरस और कैल्शियम के बीच में बैलेंस सही नहीं होता है, तो क्या होता है? ऑस्टो ऑस्टोपोरोसिस रोग हो सकता है। और अगर ब्लड प्लाज्मा के अंदर, कहाँ पर? ब्लड प्लाज्मा के अंदर इसकी कमी हो जाती है तो उसको हाइपोफॉस्फेटीमिया नामक रोग होने की संभावना रहती है। इसके अलावा फास्फोरस की कमी से जो दांत में भी दिक्कत रहती है, यानी जो बच्चे होते हैं उनमें दांत निकलने में लेट हो जाता है, देरी हो जाती है, और दांत जब निकलते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है दांत निकलने में भी। तो ये सब चीजें भी है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम जो है तीसरा सबसे ज्यादा मिनरल है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। फास्फोरस के बाद है पोटेशियम। तो इसके जो काम होते हैं बॉडी के अंदर वो क्या रहते हैं? ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और एसिड वेस्ट बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, यानी क्षार और अम्ल के बीच में संतुलन बनाने में हेल्प करता है। और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, यानी हमारी मांसपेशियों को सिकुड़ने में और फैलने में मदद करता है पोटेशियम। और पोटेशियम हमें कहाँ-कहाँ से मिलता है? हमारे स्रोत क्या रहते हैं पोटेशियम के? तो लगभग सभी प्रकार के खाने में, जो खाने की चीजें रहती हैं, सभी तरह की खाने की चीजों में पोटेशियम की कुछ ना कुछ मात्रा पाई जाती है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी इसकी पाई जाती है। इसीलिए भूखे रहने की को छोड़कर अगर कोई भूखा रहता है तब इसकी कमी होती है, अदरवाइज पोटेशियम की कमी नहीं होती है शरीर में। अगर कोई खाना नहीं खाता है, बहुत टाइम तक भूखा रहता है, तो पोटेशियम की कमी होने की संभावना होती है। अदरवाइज सभी तरह के खाने में जो पोटेशियम पाया जाता है, जैसे यहाँ पर जैसे ग्रीन जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बीन्स है, नट्स है, डेयरी फूड्स है, स्टार्ची वेजिटेबल्स है जैसे स्क्वैश है, इन सब में भी पोटेशियम ज्यादातर पाया जाता है। अदरवाइज सभी भोजन में जो है वो पोटेशियम पाया जाता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है बाय चांस तो हाइपोपोटेशियमिया नामक रोग उसको बोलते हैं। ये ज्यादातर जो है शरीर में पानी की कमी के कारण होता है। तो ये है हाइपोपोटेशियमिया। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर जो होता है हमारी बालों के लिए और नेल्स की ग्रोथ के लिए जरूरी रहता है। और ये प्रोटीन के पाचन करने में और उसका निर्माण करने, फॉर्मेशन और डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन का, यानी प्रोटीन के निर्माण और उसके पाचन में ये हेल्प करता है। और हमारे मांसपेशियों के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, हमारी मसल की प्रॉपर ग्रोथ में है ये हेल्प करता है। और सल्फर जो है वो काफी कम मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है। और ये किन चीज़ों से हमें मिलता है? जैसे अंडे में, मीट में, लीवर में, फिश में, व्हीट, कॉर्न एटसेट्रा, इन सब चीज़ों में ये पाया जाता है। जैसे इसके अलावा जैसे मक्का, ज्वार है, अंकुरित बीज होते हैं, मूंगफली है, तो इन सब चीज़ों में हमारे सल्फर पाया जाता है।
और शरीर में अगर सल्फर की कमी हो जाती है तो इसमें हमारे बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, हेयर फॉल होता है। इसमें नाखून कमजोर होने लगते हैं और कम बढ़ने लगते हैं, तेजी से नहीं बढ़ते हैं, कम बढ़ते हैं, कमजोर हो जाते हैं नाखून। और शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है, शारीरिक विकास है जो डेवलपमेंट है हमारी बॉडी की वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। और इसमें ओबेसिटी है, मोटापा हो जाता है, हार्ट डिजीज हो जाती है, कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्रॉनिक फटीग यानी थकान रहती है, ठीक है। तो ये लंबी थकान रहती है, ये सारे रोग होने की संभावना रहती है अगर सल्फर की कमी हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट इसमें सोडियम हम करेंगे। अब सोडियम क्या काम करता है हमारी बॉडी में, ये वाटर बैलेंस के लिए जरूरी रहता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यानी मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए भी काम करता है। वाटर बैलेंस बनाने में हेल्प करता है और एसिड वेस्ट बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और सोडियम ज्यादातर जो है सोडियम क्लोराइड के रूप में रहता है शरीर में। किस रूप में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे सी सॉल्ट है, स्टोन सॉल्ट है, ग्रीन वेजिटेबल्स एटसेट्रा, इन सब में भी सोडियम पाया जाता है। और सोडियम की अगर कमी हो जाती है, इसकी कमी ज्यादातर कब होती है, अगर ज्यादा उल्टी हो जाती है, दस्त लग जाते हैं या ज्यादा पसीना किसी को निकलता है तो सोडियम की कमी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या क्या परेशानियां हो सकती है, जैसे क्रैम्प्स हो सकते हैं, थकान रहती है और शरीर में जो एसिड वेस्ट बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, यानी अम्ल और क्षार का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और प्यास ज्यादा लगती है, जो पेट है वो पानी से फूल जाता है, ठीक है। ज्यादा पानी पीने से पेट फिर फूल जाता है, प्यास ज्यादा लगती है और हमारे मसल में थकान रहती है, ठीक है, थकान ज्यादा रहती है। और एक इसमें होता है हाइपोएट्रीमिया। हाइपोएट्रीमिया क्या रहता है, अगर सोडियम की कमी की वजह से हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हाइपोएट्रीमिया। फिर नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ज्यादातर हमारे हड्डियों के अंदर, हमारे दांतों के अंदर और जो नर्व सेल होती हैं यानी जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल्स होती है, तरल पदार्थ जो बॉडी में रहता है उसके अंदर ज्यादातर मैग्नीशियम पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसका काम क्या रहता है, इसका काम है बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। मैग्नीशियम शरीर की वृद्धि को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है और शरीर की वृद्धि को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है वो अ, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है। और सब ज्यादातर इसमें क्या है, हड्डियों और दांतों के लिए ये विशेष अपना काम करता है मैग्नीशियम। और इसका सोर्स क्या रहती है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दालें, नट्स, होल ग्रेन एटसेट्रा, इन सब चीजों में पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन वगैरह में पाया जाता है, अंकुरित बीजों में पाए जाते हैं, सूखे मेवों में पाया जाता है, जैसे फलों में पाया जाता है, सेब है, केला है, खजूर है, खुमानी आदि, इन सब में भी पाया जाता है मैग्नीशियम। और डेफिशिएंसी क्या रहती है इसकी, यानी अगर मैग्नीशियम की कमी रहती है तो क्या रहता है, जो हड्डियां हैं वो कमजोर होती है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है, कमजोर रह जाती है। और जो नर्वस सिस्टम है वो भी सही तरीके से काम नहीं करता है। और कई एंजाइम ऐसे हैं जो कि एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं इसकी कमी की वजह से। फिर नेक्स्ट है क्लोरीन। अब क्लोरीन हमारी बॉडी में क्लोराइड के रूप में पाया जाता है और शरीर में वाटर बैलेंस बनाए रखने में ये हेल्प करता है, ठीक है। वाटर बैलेंस में भी हेल्प करता है, वाटर बैलेंस। और ये बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और जो फ्लूइड रहता है उसके फ्लो को रेगुलेट करता है। और स्टमक का जो एसिड रहता है यानी जो जठर रस होता है उसका ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है। यानी ये क्या करता है, स्टमक एसिड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो ये इसके काम रहते हैं क्लोरीन के। और इसके सोर्सेज देखिए ज्यादातर क्या है, नमक है, टेबल सॉल्ट है, सी सॉल्ट होते हैं, अनाजों में, टमाटर में एक्सेट्रा, इन सब में भी ये पाया जाता है। और इसकी कमी जब शरीर में हो जाती है तो इसको हाइपोक्लोरेमिया बोलते हैं।
यानी ये स्थिति भी कब होती है, जब डायरिया हो जाता है, ज्यादा पसीना आता है, उल्टी आती है, तो ऐसी स्थिति में क्लोरीन की कमी हो जाती है, इसको हाइपोक्लोरेमिया बोला जाता है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक जो है वो एंजाइम के कामों में हेल्प करता है और कॉपर के साथ मिलकर ये काम करता है। इंसुलिन फंक्शंस में ये हेल्प करता है, जैसे कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है और बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है उसके लेवल को कम करता है। और जिंक हमें मिलता है जैसे मांस मछली में मिलता है, मशरूम, पालक, सैलिड एटसेट्रा, इन सब चीजों में ये हमें मिलता है। और इसकी कमी से जैसे स्किन डिजीज हो जाती हैं, चमड़ी के रोग हो जाते हैं और इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होने लगता है। यानी हमारी जो प्रतिरक्षा क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होता है, वो कम होता है। और पुरुषों में इसमें इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है अगर इसकी कमी हो जाती है। इसके अलावा भूख भी कम लगती है। तो ये सब रोग होते हैं जिंक की कमी से। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो होता है हमारी बॉडी में काफी कम मात्रा में ये पाया जाता है और जो पाया जाता है ज्यादातर हमारी मसल्स के अंदर, मसल के अंदर पाया जाता है, हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा हमारी बोन्स के अंदर ये पाया जाता है और एंजाइम के अंदर पाया जाता है। तो काफी कम मात्रा में होता है, जो होता है वो हमारे कहाँ होता है, मसल, बोन, ब्लड एंड एंजाइम्स के अंदर ये ज्यादातर होता है। और इसके जो काम रहता है वो क्या है, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है और बोन की ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। और ये किन चीजों में हमें मिलता है, जैसे लीवर, फिश, एग, एप्पल, ग्रीन वेजिटेबल, नट्स एटसेट्रा, इन सब चीजों में हमें कॉपर मिलता है। और इसकी कमी को हाइपोकुप्रेमिया कहा जाता है। वैसे तो इसकी कमी बहुत कम होती है शरीर में, लेकिन अगर हो जाती तो उसको हाइपोकुप्रेमिया बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है, लेकिन जरूरी होने के बावजूद भी हमारे शरीर में इसकी मात्रा जो है वो कम होती है, कम मात्रा में शरीर में पाया जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है। इसका काम क्या रहता है, ये फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में यानी नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये जरूरी रहता है। हमारी सब तरह की फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी रहता है। इसके अलावा जो कई तरह की डाइजेस्टिव एक्टिविटीज रहती है उसमें भी ये हेल्प करता है। मसल के कामों को में भी हेल्प करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन की निर्माण में भी हेल्प करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है जो गले के पास रहती है। तो यानी कि थायराइड ग्लैंड के सही तरीके से काम करने में भी हेल्प करता है। और आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग भी हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। इसके सोर्स कौन से होते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन हमें मिल जाता है, फिश है, मिल्क, सी फूड, अनियन एटसेट्रा, इन सब में पाया जाता है। और जैसा मैंने बोला इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। इसकी वजह से क्या रहता है, जो हमारी ग्लैंड रहती है, थायराइड ग्लैंड रहती है, वो फूलने लगती है। वो अगर इसकी आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड जो है अपना साइज बढ़ा लेती है, इसकी वजह से जो ग्लैंड है फूलने लगती है। और गला जो है बाहर को हमारा दिखाई देने लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, घेंगा बोलते हैं, घेंगा रोग बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें क्रेटिनिज्म होता है। क्रेटिनिज्म रोग जो रहता है बच्चों के अंदर होता है, यानी बच्चों के अंदर क्रेटिनिज्म होता है अगर आयोडीन की कमी हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा था, किसके अंदर भी पढ़ा था हमने, ग्लैंड्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है बच्चों के अंदर, तब इसमें क्रेटिनिज्म हो जाता है। क्रेटिनिज्म के अंदर क्या रहता है कि बच्चों में दिमाग का विकास जो है वो सही तरीके से नहीं होता है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती है और शारीरिक विकास भी कम होता है, ठीक तरीके से नहीं होता है। दूसरा है मैक्सोडीमा। मैक्सोडीमा होता है अगर बड़ों के अंदर इसकी कमी हो जाती है तो मैक्सोडीमा हो जाता है, यानी जो पाचन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कमजोर हो जाता है, सही तरीके से काम नहीं करता है, शरीर का वजन बढ़ने लगता है। जो हमारा मेंटल है डेवलपमेंट वो नहीं होता है, जो बुद्धि है वो कमजोर हो जाती है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, चमड़ी मोटी हो जाती है।
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, बाल गिरने लगते हैं। तो ये सारी समस्या किसके अंदर होती है? मैक्सोडीमा के अंदर ये रहती है और ये बड़ों के अंदर रहता है। और एक इसमें डॉर्फिज्म होता है, यानी शरीर की वृद्धि ठीक तरीके से नहीं होती है, लंबाई नहीं बढ़ती है, तो बौनापन हो जाता है। तो ये रोग भी किसकी वजह से होता है? थायरॉक्सिन की कमी अगर हो जाती है, आयोडीन की कमी अगर हो जाती है। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला खनिज होता है और इसकी लगभग 96 प्रतिशत मात्रा, 96% फ्लोरीन जो हमारी बोन्स और टीथ में पाया जाता है। 96% जो है हमारी कहाँ पाया जाता है? बोन्स एंड टीथ में पाया जाता है। और नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला जो खनिज होता है वो कौन सा है? फ्लोरीन होता है। और इसका काम क्या रहता है? हमारी हड्डियों और दांतों के फॉर्मेशन में, बनने में, निर्माण करने में हेल्प करता है। और ये किन चीजों में पाया जाता है? जैसे सी फूड है, वाटर है, कॉटेज चीज, पनीर में पाया जाता है, टी में पाया जाता है, आदि एटसेट्रा। ठीक है, इन सब में पाया जाता है। और इसकी कमी से डेंटल एंड बोन कैरीज नामक रोग हो जाता है, यानी कि हमारे जो दांत है और हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर होती है, दांतों में कैविटी हो जाती है और दांत टूटने लगते हैं। और बोन्स के अंदर भी यही चीज रहती है, जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर होती हैं। तो बोन्स एंड डेंटल कैरीज नामक रोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो हमारी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या काम करता है? हमारे ब्लड की फॉर्मेशन का काम करता है। जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है और मसल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो इसका मेन काम क्या रहता है? हीमोग्लोबिन जो रहता है, एचबी रहता है हमारे ब्लड में, उसकी फॉर्मेशन का ये काम करता है। और इसके सोर्स क्या रहते हैं? जैसे लीवर के अंदर पाए जाते हैं एप्पल, गुआवा, बनाना, एग्स, मीट, बटर एटसेट्रा, इन सब चीजों में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे सूखे बेर होते हैं, अंजीर है, तरबूज, किशमिश, पालक, खजूर, मटर, सेब, फूल गोभी, हरी फलियां, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, केला, इन सब चीजों में भी पाया जाता है आयरन। और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी शरीर में जो है वो ब्लड हमारा है वो उसका जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगी, ब्लड नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोला जाता है। तो जो ब्लड है वो पीला सा दिखाई देने लगेगा, तो ये है एनीमिया हो जाता है। और दूसरा है ग्लोसाइटिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें जीभ में सूजन हो जाती है। इसके अलावा भी इसमें जो शरीर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं रह पाता है और इसमें जो सांस होती है वो भी छोटी होती है, चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होता है, पैरों में दर्द होने लगता है। अगर एनीमिया ज्यादा हो जाता है तो हमारे चेस्ट में भी दर्द होने लगता है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है अगर आयरन की कमी हो जाती है तो। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट रिलेटेड किससे रहता है? B12 से, विटामिन B12 से ये रिलेटेड रहता है और रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन करता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 रहता है, अगर विटामिन B12 शरीर में होता है तो कोबाल्ट भी हमारे शरीर में मौजूद रहता है। और इसके सोर्स क्या रहते हैं? वेजिटेबल्स में पाई जाती हैं, फिश है, नट्स है, ब्रोकली, ठीक है, वेजिटेबल्स में पाई जाती है एटसेट्रा। और इसकी कमी से हमारे वो सारे रोग होते हैं जो कि विटामिन B12 की कमी से होते हैं, जैसे कि एनीमिया होता है। ठीक है, B12 की कमी से एनीमिया होता है और B12 की कमी से जो भी रोग होते हैं वो ही हमारे कोबाल्ट की कमी से होते हैं। तो ये रिलेटेड रहता है विटामिन B12 से। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है एंजाइम के कामों में हेल्प करता है। ये क्या करता है? जो कई तरह के एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मैग्नीज का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो चाय होता है। इसके अलावा ब्रेड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सोयाबीन एटसेट्रा, ये सारे किसके अंदर आते हैं? मैग्नीज के अंदर। इसकी कमी से जो हड्डियों की ग्रोथ होती है, साइज होता है, वो सही तरीके से नहीं होता है, नॉर्मल ग्रोथ होती है बोन की। और चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं, स्किन डिजीज रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं इसमें।
नेक्स्ट है सेलिनम। सेलिनम का काम क्या रहता है बॉडी में, जो इम्यून सिस्टम रहता है हमारी बॉडी में, जो रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है और सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको नष्ट होने से ये बचाता है। इसके अलावा विटामिन सी की फॉर्मेशन में, विटामिन सी को बनाने में हेल्प करता है और थायराइड ग्लैंड के ग्रोथ में, उसके विकास में भी ये हेल्प करता है। कौन? सेलिनम। इसके स्रोत कौन से रहते हैं? एग, मीट है, ग्रेन एटसेट्रा, ये इसके सोर्स रहते हैं। और इसकी कमी से कौन से रोग रहते हैं? इसकी कमी से जो है वो कैंसर होने की संभावना बनी रहती है और विटामिन सी और थायराइड संबंधी रोग जो है होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है मॉलीविडनम। मॉलीविडनम का काम क्या रहता है? ये कोएंजाइम की तरह काम करता है। ये एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है और जो हमारे जैसे जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, जैसे डीएनए है, तो इनके निर्माण करने में भी हेल्प करता है। यानी जो प्रोटीन और डीएनए है, इनको प्रोसेस करने में, उनके निर्माण करने में हेल्प करता है और ज़्यादातर हमारे बोन्स में, लीवर, किडनी में ये पाया जाता है और शरीर के जो नॉर्मल काम होते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है और नर्वस सिस्टम के कामों में भी हेल्प करता है। हमारी हड्डियों में पाया जाता है, ज्यादातर लीवर में और किडनी में पाया जाता है। और ये किन चीजों में मिलता है? जैसे सब्जियां हैं, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, गोभी है, एटसेट्रा, इन सब चीजों में ये पाया जाता है। इसकी कमी से जैसे सिर दर्द रहता है या फिर कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, होने की संभावनाएं रहती हैं। फिर नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम का मेन काम रहता है, ये इंसुलिन हार्मोन को एक्टिवेट करने का काम करता है और ये किन चीजों के अंदर पाया जाता है? जैसे मांस के अंदर पाया जाता है, अनाज के अंदर, हरी फूल गोभी के अंदर, मसालों के अंदर पाए जाते हैं और आलू के अंदर पाया जाता है और मसूर की दाल के अंदर भी पाया जाता है, मसूर की दाल के अंदर। इसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है क्योंकि यह इंसुलिन को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन का काम क्या होता है? ये ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसकी कमी अगर हो जाती है तो डायबिटीज हो जाता है और इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो ये सब मिनरल्स के बारे में शॉर्ट में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ